ना। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्वेश्चंस की, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, केवल अगर हमने थ्योरी समझ ली और उसके बाद में हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पीवाईक्यू हमने सॉल्व नहीं किए हैं, तो बेटा आपकी तैयारी पूरी नहीं है। अगर एक ही मंत्र है सफलता के लिए ना, सक्सेस के लिए एग्जाम में, वो क्या है कि प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू सोल्व करो। ये कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। जब तक ये चलता रहेगा आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होती रहेगी। और अगर ये नहीं चल रहा है तो इसका मतलब प्रिपरेशन आपकी सही ट्रैक पे नहीं है। तो अपनी प्रिपरेशन को सही ट्रैक पे लाने के लिए हमें प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड v at 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। The magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle is at maximum height h is। क्या कह रहा है? सॉरी, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन दे दिया इसमें तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। एंगुलर मोमेंटम भी है, प्रोजेक्टाइल भी है, क्या करेंगे सर इसमें? पता नहीं, छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। हाँ, तो बेटा नीट भी छूट जाएगा अगर ऐसा करोगे तो। ठीक है ना, कुछ भी तो नहीं है, केवल आपको थोड़ा सोचना है और उसी के लिए टाइम है। तैयारी का टाइम क्यों मिलता है? सोचने के लिए। प्रोजेक्टाइल है, देखो प्रोजेक्टाइल हम डिस्कस कर ही चुके हैं अच्छे से। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये इसका पाथ बेटा। ये मैक्सिमम हाइट, राइट, ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट हो गया। और ये गिवन है हमें, कितनी है मैक्सिमम हाइट? ये एच है, एच गिवन है ना। हाँ, वेरी गुड। अब हमें सिर्फ प्रोजेक्टाइल की एक चीज यूज करनी है यहाँ पे, वो क्या कि जो भी वेलोसिटी होती है वो हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, vx के इक्वल होती है ना। vx क्या होती है? और vy यहाँ पे vy आपकी 0 हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है बस केवल। ठीक है, ये vx ही रहेगी, यानी हॉरिजॉन्टल। और वैसे भी हमें पता है प्रोजेक्टाइल पाथ पर आपका जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या रहता है? कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है? अरे सर एक्सेलरेशन है ही नहीं। सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, है ना। किसी भी डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है इसलिए वेलोसिटी वेरी करती है। यहां पर ये v वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया है, कितने v वेलोसिटी से, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल ये vx कंपोनेंट ये हो गया v cos थीटा, अगर ये एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया है तो हॉरिजॉन्टल से। और जो ये कंपोनेंट हो गया vy, वो क्या हो जाएगा? v sin थीटा बेटा। ठीक है, और ये क्या होगा? vx यहां पर, क्योंकि vx तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो ये v cos थीटा। अब वैल्यू पुट करो फटाफट, तो vx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, राइट। यहां पे क्या आएगा? अब जब ये है, देखो इस पॉइंट पर है, तो इसने पूछा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो हमें क्या चाहिए भैया? हमारे पास में होना चाहिए क्या? v की डायरेक्शन, वही आपकी p की डायरेक्शन होगी। तो ये तो हॉरिजॉन्टल है, हमें पता है, ठीक है। और ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, ये हमारा r हो गया, राइट। लेकिन हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि हमारा l तो होता है m v r साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहा था ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि भैया ये जो v वाला वेक्टर है, कौन सा? ये v वेक्टर, ये वाला वेक्टर है v वाला, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। तो ये इसकी जो डिस्टेंस है वही तो की थी ना। यहां से हम, और यहां से क्या डालेंगे? इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। देखो लॉजिक वही है आपका, लॉजिक चेंज नहीं हुआ है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो बेटा वाई एक्सिस पे ही जाएगा ये तो। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। vx यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पर एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? हाँ, तो ये y, यानी कि ये कितनी, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये जो डिस्टेंस हुई ये किसके बराबर हो गई? ये तो h के बराबर हो गई बेटा। h और ये डिस्टेंस बराबर हो गई। देखो ये और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी r sin थीटा की वैल्यू क्या हो गई? r sin थीटा की वैल्यू हमारे इस केस में r sin थीटा इज इक्वल टू h। मिल गया, बात खत्म हमारे। हो गया ना, क्वेश्चन सोल्व हो गया कि नहीं हो गया? बस ये लॉजिक पता होना चाहिए था। सो L इज इक्वल टू mv इंटू h, और v क्या है यहाँ पे? vx है। सो ये vx, सो m, और vx क्या है? v cos थीटा।
और थीटा की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री और v दिया हुआ है, सो v cos 45 1/√2 यानी v/√2, सो v/√2 into h, that is mvh/√2। अरे भाई क्या किया है हमने, कुछ अलग से किया है क्या? कुछ भी तो नहीं, यही आपका आंसर हो गया, L की वैल्यू आ गई। हमें ये पता होना चाहिए था क्या कि यहां पर आपका इस पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, राइट। तो हम बात करें तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी बेटा, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, ये r है, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है यहाँ पे। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो हमें h है, ये वैसे निकालोगे थीटा, तो ये तो थीटा ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, थीटा भी निकाल सकते हैं ये वाला, हाँ ऐसा नहीं कि हम नहीं निकाल सकते थीटा, लेकिन हमें ये h तो गिवन है, लेकिन हमें ये भी निकालना पड़ता, उससे भी निकाल सकते थे, और फिर हम इसको कर देते कि भैया ये थीटा, ये जो थीटा होगा यही थीटा यहाँ पर होगा, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत हो ना, ये क्वेश्चन हो चुका है, कभी वापस कंफ्यूज होना शुरू हो जाओ, पर कुछ बच्चों को दिमाग में होगा कि सर इस तरह से क्यों नहीं किया हमने, तो ये थीटा और ये थीटा बेटा दोनों बराबर होंगे ना, या फिर हम कह लो अल्फा है, थीटा पहले ले चुके हैं ना हम, अल्फा है ये, या थीटा 1 है, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो ये निकाल सकते थे, तो ये हमें पता था, और h इक्वल टू मतलब ट्रायंगल का वही, मतलब ट्रायंगल का रिलेशनशिप यूज करके हम ये निकाल सकते थे थीटा, और फिर इसकी थीटा की वैल्यू रख सकते थे, r निकालते फिर, क्योंकि ये भी है ये भी है, फिर r निकालो, r कैलकुलेट करो, √ऑफ h² प्लस ये रेंज का हाफ, ये स्क्वायर रेंज होगी ना, ये हाफ रेंज होगी बिल्कुल। तो वो लंबा मेथड पड़ता, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो फटाफट हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और दे सकता है क्या, कि h की वैल्यू ना दे के आंसर में, वो v के टर्म्स में ही पूछ ले आंसर, v और g के टर्म्स में पूछ सकता है ना, हाँ। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट करना है तो वो इस तरह से कर सकता है, कैसे करेगा फिर बताओ मुझे, उस क्वेश्चन कैसे करेंगे? अरे कुछ नहीं बेटा, h की वैल्यू रख दो सिंपल यहाँ पे, है ना, मैक्सिमम हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट है ना h, हाँ मैक्सिमम हाइट, तो वो कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम हाइट की वैल्यू ध्यान है कि नहीं, हाफ u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, ये h मैक्स होती है, रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आता है किससे भैया, h हाईएस्ट पॉइंट पे, u क्या है, हम इस डायरेक्शन में दे रहे हैं ना, हाँ, तो u y यानी u साइन थीटा इंटू t आपका u साइन थीटा बाई t, उस टाइम तक x डायरेक्शन में लिखेंगे तो 0 हो जाएगा ना, हाँ उसको नहीं, y डायरेक्शन में ही अगर हम v की लिए इक्वेशन लिखेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास में t की वैल्यू आती है u साइन थीटा बाई g माइनस हाफ g इंटू टी का स्क्वायर, यानी u साइन थीटा बाई g का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो ये है आ गया हाफ u² साइन स्क्वायर थीटा बाई g। कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल, अगर ज़्यादा फॉर्मूले के चक्कर में पड़ोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। वैल्यू पुट करो यहाँ पे झट से, क्या है u की वैल्यू तो वही v है, v से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/√2, थीटा 45 1/√2 का मतलब 1 है ना, यानी 1/2, तो ये v² बाई 1/2 2g इंटू 2 यानी 4g। ओके, सो ये क्या आ रहा है हमारा L इक्वल टू, उस केस में क्या आएगा mv/√2, है ना, ये है ना, हाँ, इंटू h मैक्सिमम कितना आया है, इंटू v² बाई 4g, तो ये आ गया mv³ बाई 4√2g। उस केस में ये आंसर बन जाएगा आपका, अगर केवल v h के टर्म्स में आंसर ना दिया, h के टर्म्स में नहीं पूछा हो, v के टर्म्स में पूछा हो तो, ठीक है। मुश्किल है क्या? मुश्किल तो नहीं है बेटा, प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, और साथ में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आपकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होती है, अगर ये बातें आपको पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर दोगे, नहीं क्लियर है तो फिर दिक्कत तो होनी है, थोड़ी सी होगी कि नहीं होगी। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m units is moving with a uniform speed v equal to 3√2 units, ठीक है, इन xy प्लेन along this, वही स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन इज, देखो क्या कह रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम पूछा है,
वही स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम तो उसका कांस्टेंट रहेगा। v तो चेंज हो नहीं रहा, v चेंज नहीं हो रहा तो p भी चेंज नहीं हो रहा। और वैसे भी कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड है बेटा, क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो गया कि भैया v तो कोई चेंज नहीं हो रहा, v में कोई चेंज नहीं हो रहा, p में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है पाथ अलोंग, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना। हाँ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है भाई, x की पावर 0 और y की पावर 0, अगर दोनों में इक्वेशन में सॉरी 1, x की पावर 1 और y की पावर भी दोनों, मतलब y की पावर भी 1 है, तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। हाँ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वैसे उसमें भी देखा था हमने। अब देखो क्या हो रहा है, चलो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब कहाँ पे पार्टिकल के वो लाइन पे कैसे चल रहा था, हमें ये तो पता है कि L इक्वल टू क्या आएगा, mv/r साइन थीटा। हमारे पास m गिवन है, हमारे पास में v गिवन है, हमारे पास में r साइन थीटा की वैल्यू नहीं पता हमें। r साइन थीटा की वैल्यू कहाँ है, r साइन थीटा की वैल्यू इसमें छुपी हुई है स्ट्रेट लाइन में आपकी में, ठीक है। कैसे, वो अभी देखते हैं, करें, ठीक है, चलो कर देते हैं इसको भी। स्ट्रेट लाइन को हम थोड़ा सा ड्रॉ कर ले। तो देखो ये क्या दी हुई है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, राइट। अगर मैं कहूँ कि y बराबर 0, मतलब मैं कह रहा हूँ y बराबर 0 है, यानी कि कहीं पर कोई तो होगा जहाँ पे, या फिर सीधा कहते पहले x बराबर 0 कर लेते हैं। x बराबर 0, ये पॉइंट कितना होता है, ओरिजिन है आपका 0 0 6 से उन्हें पढ़ाया कि नहीं पढ़ा, ये x है एक्सिस, ये y एक्सिस है, पढ़ा है ना। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ कि भैया मेरा x बराबर 0 एट x बराबर 0, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू 4, ठीक है ना। मतलब ऐसा पॉइंट, तो पॉइंट क्या आ गया, 0 और 4, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा 9-10 की बात आ गई ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ी इतनी मैथ्स तो कर लेंगे, थोड़ी सी हिम्मत करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पॉइंट को हम डिनोट कर सकते हैं 0 और 4 को, तो x बराबर 0 और y बराबर 4, यानी x बराबर 0 तो कहाँ होगा, यहीं पर होगा, और y बराबर 4, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया कहीं पे, ये पॉइंट आ गया सपोज, लेट अस अज्यूम कि ये पॉइंट A है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं किस पे, अगर हम कहें कि भैया x बराबर 0 है इसमें, इस इक्वेशन में, ठीक है, इसमें रख रहा हूँ, तो x बराबर 0 तो रख चुके हैं ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ y बराबर 0 है मेरा, कहीं पर ऐसा पॉइंट आएगा ना। हाँ, तो y बराबर, भैया इसमें क्यों चला गया ये, ओके, ठीक है, y बराबर 0 है मेरा, मैं दूसरी कंडीशन रख रहा हूँ, तो y बराबर 0 रख दिया मैंने, तो x इक्वल टू -4 आ गया, क्या आ गया, x इक्वल टू -4, और मेरा पॉइंट क्या आ गया, -4, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, ये पॉइंट आ गया दूसरा। तो -4, ये 0, यहाँ पे प्लस की वैल्यू होंगी, यहाँ पे माइनस की वैल्यू होंगी, तो -4 कहाँ पे आ जाएगा, हाँ यहीं पे आ जाएगा, y के इक्वल टू 0 हो गया। ये लेटेस्ट अज्यूम की पॉइंट B है मेरा, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, यानी कि स्ट्रेट लाइन किससे, स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों पॉइंट से क्या होगी, पास होगी स्ट्रेट लाइन मेरी। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे चले, अरे सीधी बननी चाहिए ना, टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, ये लो ये सीधी हो गई। तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। थोड़ी सी मैथ्स आ गई बेटा ना, मैं समझा रहा हूँ, आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो झट से 1 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन आपका। मैं इसको 1 मिनट में कर सकता था, लेकिन क्योंकि आपको समझ नहीं आता तो मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई हमारी। अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर हमें क्या चाहिए, r साइन थीटा कौन सी होती है हमारी, ये v की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, v, इसके अलोंग ही तो जा रहा है पार्टिकल। ग्रेट, हमने सीखा था कि अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, सपोज पार्टिकल यहीं पर है, तो हम ये हमारा r हो गया, उस केस में क्या हो गया, r हो गया, राइट। ये सपोज r1 है, ठीक है। अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो हमारा ये r2 हो जाएगा, हम कह लेंगे इस पॉइंट को, ये R2 कहाँ से मिलाएंगे, ओरिजिन से मिलाएंगे, वही किया था ना हमने, ध्यान है, ये R2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्योंकि ये R की डायरेक्शन है, ये R की डायरेक्शन है, तो ये आपके θ2 हो जाएगा। इधर करेंगे, ये कौन सा है, इस पॉइंट पे R1 की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे θ1 ये हो जाएगा। कुछ भी बदले, हमारी एक चीज नहीं बदलेगी, क्या नहीं बदलेगी, हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ये नहीं बदलेगी, ये हमने सीखा था ना, ये यही रहेगी। तो बेटा हम एक काम क्यों नहीं कर ले कि ये O हमारे पास में पॉइंट पता है, ये पॉइंट P ले लेते हैं, इसको P अज्यूम कर लेते हैं, और ये पॉइंट हमारा A है ही, A है ना, ये रहा A गिवन है। तो ट्रायंगल
ओ ए पी से हम किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो ओ पी चाहिए भैया। और ये क्योंकि ये हमें पता है इसलिए हम ट्रायंगल ले रहे हैं। ये हमें पता है R1 पता है, R1 कितनी है y इक्वल टू 4 है ना। ये पॉइंट की वैल्यू कितनी है बेटा, ये 0.4, यानी R1 कितनी है 0.4 है। तो इस ट्रायंगल में हम OP की बात करते हैं तो OP आ गया R sin θ1। अब θ1 कहाँ से आएगा, देखो अब ये आपको ट्रायंगल की अगर प्रॉपर्टी पता है आपको छोटी सिंपल सी, तो ये पॉइंट कितना है, ये 0.04 है, यानी कि 0 x तो 0 है और ये 4 है, इधर ये -4 है, -4 0, तो ये भी लेंथ कितनी होगी 4 हो गई, ये भी 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट, ठीक है ना। तो यानी कि दैट मीन्स ट्रायंगल की सिंपल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना, दो साइड बराबर है ट्रायंगल में, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे, और ये 90 है, ये 90 है ना। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, हम OAB ट्रायंगल OAB है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये एंगल, इससे हम एंगल निकाल रहे हैं, इसमें सिंपल इतना से देख रहे हैं, तो ये 45 हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप इसको देखोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। इसका स्लोप क्या होता है, dy/dx, dy/dx इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू x का 1 और 4 का 0, दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू 1, कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। बेटा आया कि नहीं आया, हाँ थीटा इक्वल टू 45, यहां से भी आ गया, इधर से भी आ गया, तो थीटा 45, आर की वैल्यू कितनी है 4, साइन 45 कितना हो गया 1/√2, सो 2√2 काटना था ना, हाँ ये आंसर कर दो, इसमें आ जाएगा। और कुछ चाहिए हमें, और तो कुछ भी नहीं चाहिए सर। एम की वैल्यू गिवन है 5, वी की वैल्यू है 3√2 और आर साइन थीटा यानी ओपी यही है ना, आर साइन थीटा ओपी कितना आया 2√2, सो ये कितना हो गया 10, ये बाहर आ जाएगा 2 × 2 4, 4 × 3 12 और 12 × 5 यानी 60 यूनिट्स। कितना आ गया, एल की वैल्यू कितनी आ गई 60 यूनिट्स। देखो है आंसर, हाँ ये रहा ए 60 यूनिट्स, ये आपका आंसर हो गया। थोड़ी सी मैथ इन्वॉल्व है, हल्की सी, पर इतनी मैथ्स तो आपने पढ़ी है। स्ट्रेट लाइन पढ़ी है आपने 9th-10th में पढ़ी है आपने, ठीक है। ट्रायंगल आपने पढ़ा है 9th-10th में आराम से। बेटा मैथ थोड़ी कमजोर है, यूज तो करनी पड़ेगी, अभी ज़्यादा नहीं सीखनी मैथ। मैं ये नहीं कहता डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे मास्टरी कर लो, है ना, या फिर आप 11th-12th की मैथ दोबारा पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको कि 9th-10th की मैथ जो बेसिक मैथ है ना, वो थोड़ी ध्यान कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करें क्या, हाँ चलो एक क्वेश्चन और दे हैं। ए थिन सर्कुलर रिंग, थोड़ा फास्ट चलेंगे बेटा, काफी लंबा हो गया लेक्चर। ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r rotates about an axis through its center and perpendicular to its plane with a constant angular velocity omega. 4 small sphere each of mass m are kept gently to the opposite end of two mutually perpendicular diameter of the ring. The new angular velocity of the ring will be. क्या कर रहा है, एक रिंग है जिसका मास गिवन है, जिसकी रेडियस गिवन है, ठीक है, और वो रोटेट कर रही है कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जो कि उसके सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है इसके प्लेन पर। दैट मीन्स क्या दिया हुआ है कि सपोज ये एक रिंग है, राइट, तो ये आपका रिंग का एक्सिस तो अलग कलर से लेते हैं, ये आपका एक्सिस है रिंग का, हाँ लेकिन कौन सा एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर वाला मान रहे हैं ना, इसको शो करने के लिए कर दिया है मैंने, बाकी इसके परपेंडिकुलर ये ऐसे ना, रिंग के परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन में रिंग है और इसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, ठीक है। तो आई अगर हम बात, इसके मास कितना है m है, रेडियस कितनी है r है, ठीक है। अगर हम इसका आई नोट करें इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल हमें पता है m r² हो जाएगा सर, ठीक है, ये हमें पता है। उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, ओमेगा 1 दे रखी है, ओमेगा दे रखी है। 4 स्मॉल स्पेयर्स ऑफ मास स्मॉल m, देखो अब 4 कहाँ पे रखे जाते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स पे रखे जाते हैं रिंग पर, है ना। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक तो इसी को ले लेते हैं चलो, हाँ लेकिन ये दिखाई पड़ेगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ सर ये हमने वही कर दिया, ऐसा नहीं है। अब हम इसके प्लेन में ले रहे हैं, ये एक्सिस तो आपका ऐसे है, ठीक है, और प्लेन में जो ये वाला एक्सिस है ना, हाँ इस पर ले रहे हैं बस 2 पॉइंट, और कुछ नहीं कर रहे। तो एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ, ये मास यहाँ पे पुट कर दिया सपोज, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो यहाँ पे कर दिया। ऐसा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये मास m है, इसका भी मास m है, मास m है, मास m है,
राइट। ये भी रेडियस r है इसके सेंटर से, इसकी भी डिस्टेंस कितनी है r है, ये भी कितनी है r डिस्टेंस पे है, ये भी कितना है r डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। जेंटली पुट किया है, ये कह रहा है कैसे पुट किया है, देखो जेंटली पुट किया है, राइट। जेंटली पुट करने का मतलब क्या है कि उसको पता भी नहीं चला, चुपचाप रख के चले गए, ठीक है ना। मतलब कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई टॉर्क नहीं है ना, कुछ नहीं किया ना। और देखो बैलेंस कर गया टॉर्क, तो कैसे, इधर से देखो इसको बैलेंस करेगा, इधर से बैलेंस करेगा, मतलब कैसे किया हमने, सिस्टमेटिक वे में किया है। तो यानी एक्सटर्नल टॉर्क तो कुछ नहीं हुआ, एक्सटर्नल टॉर्क तो क्या हो गया, टाउ एक्सटर्नल तो आपका 0 आ गया, टाउ एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि जेंटली पुट किया है। दूसरी बात, और आपका जो मान लो रिंग पर ये ऐसा था, ये मास ने जो टॉर्क लगाया वो कैसे लगेगा, ये ऐसे नीचे की तरफ लगाएगा, इधर जो लगाया उसने ऐसे बैलेंस कर दिया इसको। अच्छा कैसे करेंगे, देखो ये वाला ये फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रखा और ये इधर किया, तो ये गया अंदर की तरफ, कैसे गया टॉर्क, इसकी वजह से टॉर्क गया आपका इधर गया, ठीक है। इसकी वजह से टॉर्क जो आएगा ये ऐसे रखेंगे और ये ऐसे, ये टॉर्क बाहर की तरफ, दोनों बराबर पे हैं तो दोनों ने एक दूसरे टॉर्क को बैलेंस कर दिया, ठीक है। एक मतलब आपका बाहर की तरफ, मतलब ये आ जाएगा क्लॉक, एक डायरेक्शन ये आ जाएगी, दूसरी डायरेक्शन ये आ जाएगी, ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, अगर हम इस प्लेन में देखें तो, अगर इस प्लेन में है तो, ठीक है। हाँ, इसके अलावा ये करेगा, ये वाला जो है आपका अलग काम करेगा, यानी टॉर्क एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, बैलेंस आउट कर देंगे। तो टाउ एक्सटर्नल तो आपका 0 हो जाएगा, दैट मीन्स क्या होगा, L1 इक्वल टू L2, दैट मीन्स I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। I1 ओमेगा 1 कितना है, I नोट था इनिशियली, I नोट ये कितना है, I नोट मतलब IM r² इंटू ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा है, राइट। I2 कितना हो गया, अभी चारों मास भी जुड़ गए बेटा, तो I2 देखो कितना आएगा, फटाफट देखो कैसे निकालेंगे I2, सर I2 हमारा आ जाएगा I नोट, हाँ वे मोमेंटम इनर्शिया क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं क्या, नहीं वेक्टर सम नहीं करते, तो क्या करते हैं, हम करते हैं स्केलर सम। तो इसकी वजह से ये मास की वजह से कितना आएगा, mr², इसकी वजह से mr², इसके mr², यानी कितना आ गया 4mr², mr², ठीक है। और ये कितना है I नोट mr² है बेटा, तो mr², r² कॉमन, m प्लस 4m इंटू r², यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी, सिंपल, m प्लस 4m r² ओमेगा 2, r² से r² कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा आपका ओमेगा 2 इक्वल टू, ये नीचे ऊपर m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ओमेगा, हाँ ओमेगा, ये आपका आंसर आ गया। देखो कौन सा है, ये आंसर है बेटा, सिंपल। नहीं ये हमें पता होना चाहिए था कि जो टॉर्क वगैरह जो भी एक्सटर्नल टॉर्क बनेगा, जो भी कुछ होगा वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे और वो 0 हो जाएगा उसकी वजह से, ठीक है। हाँ, और जिसकी वजह से क्या रहेगा, एक्सटर्नल टॉर्क 0, इसका मतलब मोमेंटम है वो, एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, और हमें L1 L2 वो करना था। सिंपल क्वेश्चन, देखने में मुश्किल लगता है बस, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया, बाप रे लंबा हो गया लेक्चर थोड़ी। तो A horizontal platform is rotating with uniform angular velocity around the vertical axis passing through its center. Okay. At some instant of time, a viscous fluid of mass m is dropped at the center and is allowed to spread out and finally fall. Then the angular velocity during this period. क्या हो रहा है? सेंटर पर उसने क्या रखा है आपका, सेंटर पे देखो एक प्लेटफॉर्म है, लेट अस अज्यूम कि डिस्क है, वैसे ही डिस्क है, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है और हमने पहले भी किया है इस तरह का क्वेश्चन, किया है कि नहीं किया है। देखो ये डिस्क है, सपोज ये डिस्क है और ये इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, हाँ रोटेट कर रही है। अब क्या हो रहा है, इस पर यहाँ पर विस्कस फ्लूइड रखा बहुत सारा, कहाँ पे, रिम पे रखा, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, ये रोटेट कर रही है तो विस्कस फ्लूइड बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा ना धीरे धीरे करके। हाँ, अब ये मास क्या हो गया, जब यहाँ पे है
तो आई जो है, जब मास रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक तरीके से देखो मास क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई हमारा इंक्रीज हो रहा है, आई इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि ओमेगा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी नीचे आएगी, कम होगी। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बाहर नीचे गिर जाएगा, स्पिल आउट हो जाएगा, स्पिल आउट हो जाएगा, राइट, स्पिल आउट हो गया ना, स्पिल आउट हो गया। ठीक है, स्पिल आउट हो गया तो मतलब सारा बाहर निकल जाएगा, तो वापस जैसे जैसे बाहर नीचे गिरता जाएगा तो जो ओमेगा आई क्या हुआ, कम हुआ था, वो वापस ग्रो करना शुरू हो जाएगा। आई मतलब ज़्यादा हुआ था, वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा बेटा। आई जैसे जैसे नीचे जाएगा ये, वैसे वैसे आई आपका कम होना, नीचे गिरेगा मतलब, तो आई कम होना शुरू हो जाएगा, तो ओमेगा वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। तो मतलब पहले कम होगा ओमेगा, फिर उसके बाद में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट डिक्रीज इनिशियली एंड इंक्रीज अगेन, बी आंसर हो गया सीधा सा। तो आपको सोचना है इसमें ना, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स, टॉर्क तो कुछ है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ है ही नहीं, ये आपका कहाँ पे सेंटर पे रखा है। सेंटर पे रखने का मतलब क्या है, इसीलिए उसने कहा है कि सेंटर पे रखा है। क्या कहा है, ड्रॉप्ड एट सेंटर। ठीक है ना, हाँ, मतलब टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क उसमें नहीं आएगा। उसमें जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, चार मास इक्वल किस पे रखे हैं, मतलब अपोजिट एंड पे रखे हैं डायमीटर के पे, और कैसे है, परपेंडिकुलर एक दूसरे से, तो मतलब टॉर्क क्या हो गया, उसकी वजह से जीरो हो गया। यही देखने वाली बात थी, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो का मतलब एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स L इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी L1 इज इक्वल टू L2, दैट मीन्स I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। यही समझने वाली बात थी। ठीक है, ये किस में हो गया, इसमें भी यही चीज हो रही है ना, ये प्रिंसिपल से बताया ना कि हाँ, जैसे जैसे आई बढ़ेगा, आई चेंज होगा, स्प्रेड आउट होगा, आई इंक्रीज करेगा, क्योंकि मास से बाहर की तरफ स्प्रेड आउट हो रहा है, तो ओमेगा नीचे आ जाएगा, एल कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे आई कम होना शुरू हुआ तो ओमेगा बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एल को कांस्टेंट रहना है। सिंपल सी बात है ना। चलो ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। तो आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। प्रैक्टिस करना, PYQ करना है पक्का। जितनी प्रैक्टिस करोगे रैंक उतनी ही इंप्रूव होगी। जितनी प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, केवल पढ़ने में व्यस्त रहोगे, फॉर्मूले मेमोराइज करने में व्यस्त रहोगे, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आएंगे, हो सकता है एग्जाम फेल कर जाओ। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।